जय हिंद दोस्तों। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, क्योंकि इसमें वन लाइनर की दृष्टि से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ और इसके अलावा आपको मैं 150 से 200 क्वेश्चन अतिरिक्त बताने वाला हूँ। तो अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ना भूलना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जूल किसका मात्रक है? तो जूल ये आपका कार्य का मात्रक है। किसका? कार्य का मात्रक है। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। यदि आपसे पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। एक ही पॉइंट को आप लिखते जाइए। यदि ऐसा पूछ ले कि विस्थापन का मात्रक क्या होगा तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है और इसी को जूल कहते हैं। जूल के अलावा आपका ऊष्मा का भी मात्रक क्या होता है? जूल ही। यदि आपसे पूछे कि न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा तो डाइन होता है। ये ध्यान रखना, डाइन ये बहुत बार पूछा भी गया है। और जूल का होता है अर्ग। सीजीएस पद्धति में ध्यान देना, पद्धति 4 होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और क्या एसआई, ये 4 पद्धति होता है। और मूल मात्रक 7 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो 7 मूल मात्रक होते हैं और मूल मात्रक की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विस्थापन कौन सी राशि है? ये आपका सदिश राशि है। कौन सा? सदिश। एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। तो ये सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होता है। परिमाण एवं दिशा की दोनों की आवश्यकता होता है। एक परिणाम होता है जो आपका रिजल्ट होता है, उसकी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर परिमाण की बात हो रहा है उसके वेट पॉइंट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अलावा विस्थापन के अलावा यदि आपसे पूछे कि दूरी कौन सी राशि है तो दूरी अदिश राशि है, ध्यान रखना। और दूरी सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और क्या शून्य भी हो सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन को समझते हैं। यहाँ पर मैं 3 फार्मूले लिख दे रहा हूँ। ये आपका एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n+2 होता है। ये हाइड्रोकार्बन के तहत आता है और हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपका एल्केन का सूत्र हो गया। एल्कीन का सूत्र हो जाएगा, वो भी लिख लीजिए। यदि आपसे पूछे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया झील किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस विक्टोरिया झील के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है तो ये विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो विक्टोरिया झील से कौन कौन से देश लगे हैं? केन्या, युगांडा और क्या? तंजानिया। केन्या, युगांडा और क्या? तंजानिया। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका विक्टोरिया झील है इससे 3 देश संपर्क करते हैं, केन्या, तंजानिया और क्या? युगांडा। और ये सभी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही क्या है? कमज़ोर है और यूरोप ये स्ट्रांग है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जलसंधि है जिसको बोलते हो जिब्राल्टर जलसंधि, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और 2 द्वीपों को अलग करता है, एक यूरोप को और एक अफ्रीका को अलग करते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। और बाब अलमंदे जलसंधि ये आपका एशिया और अफ्रीका को अलग करती है और ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर यहीं पर स्थित है। नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है और यहीं पर स्थित है। ये ताना झील और विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये अपने जो देश है क्या बोलते हैं? मिस्र, काहिरा, वहाँ अपना ये मुहाना बनाती है। अब बात किया जाए कि यहाँ अफ्रीका जो है ये सबसे दक्षिणतम देश है, इसके सबसे दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है।
यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका दूसरे क्रम पर आता है। अफ्रीका महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विक्टोरिया झील से ये सारी बातें निकल कर आता है। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। अगला है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये भी अफ्रीका की ही कहानी है। लिम्पोपो नदी आप लिख लीजिए, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी भारत की एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 हिस्सों में काटती है या 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक आपका कांगो जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। एक बात आपको ध्यान और रखना है, यदि आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है? 3 रेखाओं का मतलब भूमध्य, कर्क और क्या? मकर रेखा। तो अफ्रीका हमारा ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। हम जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है, और वहाँ पर ठंड अधिक रहता है, ध्रुवों पर ठंड अधिक रहता है। अब पूछें, अगला क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितना सेमी होता है? तो 1 इंच में कितना सेमी होता है? 2.4 सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 मीटर में कितने? 3 फुट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 फुट से ज़्यादा होते हैं। हाँ, और एक यदि पूछे कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो संविधान संशोधन की बात हो रहा है। ये आपका 61वां संविधान संशोधन है जिसमें एज 21 वर्ष से जो मतदान करने जाते हैं, अब 18 वर्ष के, पहले क्या था 21 वर्ष वाले मतदान करते थे, अब वो घटाकर क्या कर दिया गया है 18 वर्ष, मतलब 61वां संविधान संशोधन 1989, ये आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61 से आप ये भी याद कर सकते हो, महाभियोग जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया लाकर।